नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। इस वक्त की बड़ी खबर, पशुधन टेंडर घोटाले पर प्रियंका ने निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करके निशाना साधा और लिखा उन्होंने कि भाजपा सरकार में यूपी सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द गिर्द भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं और पशुधन टेंडर घोटाले को लेकर एक बड़ा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और ये लिखा है कि भाजपा सरकार में यूपी सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। प्रदेश की कार्यपालिका के इर्द गिर्द ही भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट और बाकायदा उन्होंने विधानसभा की तस्वीर लगाकर ट्वीट किया है। तो पशुपालन विभाग के घोटाले को लेकर तंज प्रियंका गांधी ने किया और जैसा कि एबीपी गंगा ने आपको बताया था कि किस तरीके से विधानसभा के कक्ष में बैठकर चीजों को अंजाम दिया गया था और उसी पर प्रियंका ने यह ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी शिक्षिकाओं की पूरी खेप एक एक करके सामने आ रही है। अब सहारनपुर में अनामिका शुक्ला के नाम कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी करने वाली एक फर्जी शिक्षिका को मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया। इस शिक्षिका का नाम भावना है। पूछताछ में भावना ने बताया कि मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र ने उसे नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए लिए थे। आपको बता दें कि अनामिका शुक्ला मामले में लगातार फर्जी शिक्षिकाओं की गिरफ्तारी हो रही है। और प्रयागराज के एसएसपी के तबादले पर सियासत गर्मा उठी है। विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका ने ट्वीट करके एसएसपी अनिरुद्ध पंकज की सराहना की है। ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। एसएसपी ने शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी का खुलासा किया था। बाद में सरकार ने जांच प्रयागराज पुलिस से एसटीएफ को दे दी थी और सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जो कि प्रयागराज के एसएसपी थे प्रतीक्षा सूची में डाला गया है। अपना दल के नेता डॉक्टर केएल पटेल को उन्होंने गिरफ्तार कराया था। सत्यार्थ अनिरुद्ध फिलहाल कोरोना सस्पेक्टेड हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी अनिरुद्ध का गनर कोरोना पॉजिटिव मिला है। और प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से सत्यार्थ अनिरुद्ध ने पूरे इस गड़बड़ झाले का खुलासा किया था, ट्रांसफर की लिस्ट आई, वहां पर कोई तैनाती न देते हुए प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। अब सियासत तेज हो गई है। जी बिल्कुल, रात को देर रात प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला किया गया। उनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। अभी उनको कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है और उसके बाद से जो है वो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके तबादले को लेकर सवाल उठा रही हैं और सवाल इसलिए भी ज्यादा उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है, उनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आ चुका है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर दिया है। दूसरी पार्टियों के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और प्रयागराज में तो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी सड़कों पर शुरू हो गया है क्योंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद प्रयागराज की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की अगुवाई में ही प्रयागराज पुलिस ने एक शानदार काम किया था, अच्छा काम किया था। जो शिक्षक भर्ती में गड़बड़ झाला हुआ था, जो गड़बड़ियां हुई थी, उसको एक्सपोज किया था और कई रसूखदार लोग समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे। और विपक्षी पार्टियों का यही सवाल है कि उन्होंने, क्योंकि कई ऐसे लोगों पर अब उनकी सुई घूम रही थी, उनका निशाना था जिससे कई बड़े नाम खुल सकते थे, इसीलिए पहले इस मामले की जांच प्रयागराज पुलिस से लेकर एसटीएफ को सौंपी गई। अब उन्हें यहां से हटा दिया बिल्कुल। और कुल मिलाकर अब एसएसपी के तबादला हालांकि कहना ठीक नहीं होगा, प्रतीक्षा सूची में डालने की जो बात है उसे सियासत ने पकड़ लिया है। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए।
उत्तर प्रदेश के बहराइच नानपारा हाईवे पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चरस की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 किलो चरस, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। तस्करों में एक का नाम जाकिर और दूसरे का नाम मुनीम आलम है। दोनों बहराइच के ही रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों जेल में हैं। आपको बता दें कि बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने चरस और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और बड़ी खबर कानपुर से भी है, जहां पर 50,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मोहम्मद वसीम उर्फ बंटा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। 2019 में सूरत कोर्ट परिसर से फरार हुआ था आरोपी। कुख्यात गैंगस्टर जावेद रिंगवाला की हत्या करके सुर्खियों में आया था। बदमाश पर लूट हत्या के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश का नाम मोहम्मद वसीम उर्फ बंटा है, जो एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। 2019 में सूरत कोर्ट परिसर से फरार हो गया था। कुख्यात गैंगस्टर जावेद रिंगवाला की हत्या करके सुर्खियों में आया था और इस बदमाश पर लूट हत्या के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। बाराबंकी में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया। दरियाबाद कोतवाली के पतुलकी गांव में बारिश के कारण जर्जर दीवार ढह गई, जिसके चलते मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 18 साल जबकि दूसरी 2 साल की एक मासूम बच्ची है। दोनों कच्ची दीवार के सहारे बैठे थे, तभी ये दीवार गिर गई और दोनों की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक हादसा बाराबंकी में हुआ। तो बाराबंकी के दरियाबाद कोतवाली के पतुलकी गांव में हादसा हुआ है। गरीब आदमी और अब खबर कानपुर से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल के है, जहां पर एक गड्ढे में बुजुर्ग दंपत्ति के शव को देखकर लोग दंग रह गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की तो उनकी शिनाख्त 65 साल के बद्री प्रसाद कुशवाहा और शिव प्यारी कुशवाहा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दंपत्ति अपनी बेटी के पास रहते थे, जहां पर उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और बाद में बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने घर लौट आए और कई दिनों से डिप्रेशन में रह रहे थे। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और शामली में कोरोना से संक्रमित महिला की मौत का मामला सामने आया, जहां पर कोरोना संक्रमित महिला ने इलाज के दौरान मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला की मौत की सूचना जनपद शामली में पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। महिला की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और आनन फानन में रात में ही महिला के घर पर जाकर बाकी घर वालों और मोहल्ले वालों को होम क्वारंटीन होने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना से बचाव के लिए सभी 75 जिलों में ऐसी मशीन लगाने का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना से बचाव के लिए सभी 75 जिलों में ऐसी मशीन लगाने का फैसला लिया है, जिससे महज 2 घंटे के भीतर कोरोना का टेस्ट हो जाएगा। अमेठी में भी ये मशीन लग गई है, जिससे जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। ट्रूनेट मशीन इसे कहा जाता है। इस मशीन के आने से तत्काल ऑपरेशन वाले मरीजों की 2 घंटे में कोरोना जांच हो जाएगी। इस मशीन के लगने के बाद अब तक 22 टेस्ट हो चुके हैं। इस मशीन से 2 घंटे में एक साथ 2 टेस्ट किए जा सकते हैं और इस मशीन से कोरोना सहित स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, HIV, हेपेटाइटिस B, C का भी टेस्ट हो सकता है। बस जांच के लिए अलग अलग किट लगती है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेठी जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला आई, वहां पर कोरोना संक्रमित थी। इसका पता नहीं चल पाने के कारण आनन फानन में ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अस्पताल के सभी लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा और अस्पताल को 2 दिन के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। तो यही वो ट्रूनेट मशीन है जो सभी 75 जिलों में भेज दी गई है। मुख्यमंत्री के विशेष विमान से इस मशीन को लाया गया था और सबसे अहम बात यह है कि 2 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट इससे आ जाती है।
फिरोजाबाद के दतौजी खुर्द गांव में सट्टा लगाने का विरोध करने पर ग्रामीणों ने गांव के ही 2 लोगों पर पथराव कर दिया। पेशे से अधिवक्ता कुलदीप ने दोनों भाई इस हमले में घायल हो गए। असल में कुलदीप के भाई गांव में परचून की दुकान चलाते हैं। इसी दौरान उनकी दुकान के बगल में सट्टा लगाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उग्र ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि कुलदीप के सीनियर वकील बबलू उर्फ गोल्डी का आरोप है कि ग्रामीणों ने फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस उस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। और ग्रेटर नोएडा के सुतियाना गांव में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर 1 लाख से ज्यादा मूल्य की दवाओं को जब्त किया है और दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों का कहना था कि इस अवैध मेडिकल स्टोर से काफी मात्रा में नशीली दवाई बरामद हुई है, जिन्हें ग्रामीणों को बेचा जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि दवाओं की जांच रिपोर्ट आने पर आरोपी के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और अब बात हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम में लग रही आग की। जी हां, लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई। आज 47 पैसे पेट्रोल में तो 57 पैसे डीजल में दाम बढ़ाए गए, जिससे कानपुर में पेट्रोल की कीमत 77 रुपये 99 पैसे यानी कि 78 रुपये हो गई, जबकि डीजल 68 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसकी वजह से आम लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है और ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो दाम हैं वो बहुत नीचे हैं। एक और कोरोना संक्रमण की मार तो दूसरी ओर डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी ने आम जो लोग हैं उनको परेशान करने का काम किया है। अगर कानपुर के दामों की बात की जाए तो जो पेट्रोल का दाम है वो 78 रुपये पहुँच गया है, तो वहीं डीजल जो है वो 68 रुपये का जो है आंकड़ा वो छू चुका है। तो साफ है कि लगातार बीते अगर 10 से 12 दिन की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और लगभग 10 दिन के अंदर 4 से 5 रुपए तक इनके दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो एक और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और लोग परेशान हैं, लॉकडाउन स्थिति बनी हुई है, जो लोग के धंधे व्यापार और नौकरियां उस पर संकट बना हुआ है, तो वहीं डीजल पेट्रोल की जो दाम है वो बढ़ने से लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं तो पेट्रोल डलाने आते हैं। आप जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? एक तो पहली बात तो ये है कि पर डे 8-10 दिन से पेट्रोल 50 पैसे पर डे बढ़ रहा है और इधर मेरा बजट भी ख़राब हो गया। 2.5 महीने से लॉकडाउन भी रहा है और इसके बाद कोरोना से महामारी से हमारा बजट भी बेकार हो गया है, सैलरी भी नहीं पूरी आ पा रही है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल 50 पैसे और 68 रुपये कुछ पैसे डीजल हो गया और 78-80 पैसे पेट्रोल हो गया, तो हमको काफ़ी एक तो रोटेशन भी ख़राब हो गया मेरा और बजट भी नहीं बन पा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही हैं। और साफ है कि जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त लॉकडाउन का उन्होंने झेला है। उसके बाद अब जब जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो पटरी पर आना शुरू हुई थी, तो लोगों को पेट्रोल और डीजल की जो मार है उसको झेलना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बीते 8 से 10 दिनों की बात की जाए तो रोज़ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और अब ये कीमतें लगभग 5 रुपये ज़्यादा हो चुकी, जिसकी वजह से लोगों के घरों का बजट भी बिगड़ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के मलियाना पुल पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 2 लोग घायल हुए। हालांकि इस हादसे में कई लोगों के चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ई रिक्शा वहां से गुजर रहा था। फिलहाल ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीर देखिए और ये मलियाना पुल के नीचे ट्रक बेकाबू होकर गिर गया और आप देखिए जिस तरीके से ये जहां पर ट्रक गिरा है वो अच्छी खासी ट्रैफिक वाला इलाका है। गंभीर रूप से लोग घायल हुए। थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मलियाना पुल की यह घटना है। इटावा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर इटावा कानपुर से टुंडला जा रही साहिबाबाद डिपो की रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर को गंभीर हालत में सफाई पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए ये तस्वीर इटावा की है, जहां पर नेशनल हाईवे पर यह बस पलट गई। ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो तेज रफ्तार से ये बस जा रही थी और इटावा
के पास ये हादसा हुआ। ड्राइवर को गंभीर हालत में सैफई पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जबकि जो कंडक्टर थे इस बस के, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तेज़ रफ्तार से बस जा रही थी और इटावा कानपुर से टुंडला जा रही साहिबाबाद डिपो की रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे सैफई पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया। ओवरटेक ये दिया होगा तो राइट साइड में नहीं रहना। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला इटावा में, और नेशनल हाईवे पर ये जो बस है ये अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे सैफई पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जबकि जो बस के कंडक्टर थे उनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वाराणसी में भाजपा ने घर घर संपर्क अभियान के आखिरी दिन जनता के बीच प्रधानमंत्री का पत्र बांटा और लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से किए गए कामों की तारीफ की। लेकिन यहां के तमाम क्षेत्रों की जनता का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन में राशन नहीं मिला। वहीं विपक्ष भी जमकर निशाना साध रहा है। वैसे तो लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानियों को लेकर वाराणसी के लोगों की अपनी ही शिकायतें हैं, लेकिन राशन बांटने के दौरान जो गड़बड़ियां सामने आई उसे लेकर यहां के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कोई भी नेता आज तक कोई भी इस तरीके की सुविधा हम लोगों तक नहीं पहुंचाएगा जिससे हम लोग उनका गुणगान कर सके। वोट मांगने के समय लोग आ जाते हैं, पर्चे बांटने के समय लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग किस तरीके से भूखे मर रहे हैं या बस भूखे जी रहे हैं। हमारी तरफ घनी आबादी है, किराएदारी की प्रथा है। यहाँ काफ़ी किराएदार ऐसे हैं जिनके तरफ तक एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन तक खाने नहीं बने। हम 3 महीना के दिन हुआ लॉकडाउन में, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं यहाँ घर है नहीं दुआर है, किराए पे हम लोग काम करते हैं। और सभासद या किसी मंत्री की बात है तो कभी झांकने तक नहीं आए। कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसे गरीब तंत्र के आदमी के जिनके घर में 2-2 दिन चूल्हा तक नहीं जलता। इधर वाराणसी में सत्ता पक्ष के नेताओं की अपनी ही दलील है। वाराणसी में घर घर संपर्क अभियान के आखिरी दिन जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने चितईपुर क्षेत्र का दौरा किया और प्रधानमंत्री का पत्र भी बांटा। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी थे। क्षेत्र में अपने जनता के लिए जो भी हो सका जान में जोखिम डालकर इस आरोप को मैं सिरे से नकारता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता पहले से भी कहा जाता है, और जो स्वरूप दिखाना चाहिए था वह वाराणसी की जनता और वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो दिखाने का काम किए हैं। 2000 खाने का पैकेट प्रतिदिन बढ़ता था, और जिसके आंख में अगर मोतियाबिंद हो जाए विपक्ष के आंख में तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन भाजपा के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक निकल के खाना वितरण न करते हों। जब जनता सवाल उठाए तो विपक्ष की ओर से उसकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी भी और मजबूरी भी। लोग अपने घरों में बैठ के, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो घरों में बैठ के डायरेक्शन दे रहे हैं। इनके कुछ कार्यकर्ता अगर कुछ निकल भी रहे हैं तो वो जो मोदी किट आया या सरकारी जो सहयोग आया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही बांट दिया गया। जिनको ज़रूरत थी उनके पास तक कोई सहयोग पहुंचा नहीं है। बहरहाल कोरोना का कहर जारी है। आम जनता को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है इसे बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में सत्ता हो या विपक्ष, उसे सियासत की बजाय ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच काम करना चाहिए। दावे तमाम हैं, लेकिन आम जनता हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की नीति शुरू से जीरो टॉलरेंस की रही। इसीलिए घोटालेबाजों की काली करतूत बार बार बेपर्दा हो रही है। और इस बार भी पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी उजागर हो गई। इसमें अधिकारी से लेकर कई नटवर लाल तक घोटाले के घेरे में आकर नाप दिए गए। आखिर किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
इन जालसाजों के चेहरे देखते जाइए और इनका नाम पढ़कर रूबरू होते जाइए। चेहरे के ऊपर सादगी भरा चेहरा ओढ़े ये सभी वो नटवरलाल हैं जो ठाठ से बंद एसी कमरे में बैठकर करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। असल में इस गिरोह का नेटवर्क जुड़ा था पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर। ये सभी विधानसभा में बैठकर फोन की घंटी घुमाते और लोगों को भरोसे में लेते थे। उसके बाद उनसे हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी टेंडर दिलाने के नाम पर करते थे। ये मामला तब खुला जब इंदौर का एक व्यापारी मंजीत इन नटवरलालों के झांसे में आ गया और टेंडर लेने के नाम पर करोड़ों गंवा बैठा। मंजीत को जब लग गया कि वो इन जालसाजों का शिकार बन चुका है, तो किसी तरह वो सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया। फिर तो सीएम योगी ने जांच कराई और पशुधन के जालसाजों को बेनकाब कर दिया। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी इतने एक्शन में हैं कि उन्होंने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि तेजी से इस मामले की तह तक जाकर सभी को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस पूरे नेटवर्क का मोडस ऑपरेंडी समझिए। इस ठगी में पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव और प्रधान सचिव शामिल था। प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी के खेल में लखनऊ पुलिस का सिपाही दिलबहार सिंह यादव भी शामिल था। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय मास्टरमाइंड था, जो विधानसभा में अफसर बनकर बैठता था। इंदौर के व्यापारी को इसी ने विधानसभा में बुलाकर टेंडर का झांसा देकर ठगी की थी। आशीष राय पशुधन का डायरेक्टर एसके मित्तल बनकर विधानसभा के कमरे से डील करता था। नटवरलालों की कारस्तानी अफसरों को पता तक नहीं चली। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उजागर हुआ जालसाजों घुसखोरों का ये गिरोह। दरअसल कमरे के बाहर फर्जी नेम प्लेट पशुधन विभाग के उपनिदेशक की लगाई जाती थी और एक ठग खुद फर्जी आईएएस बनकर वहां बैठता था और पशुधन राज्य मंत्री का प्रधान निजी सचिव उस युवक को उप निदेशक बताकर मिलवाता था। सूत्रों की माने तो इंदौर का व्यापारी विधानसभा के इस कमरे में 3 बार आकर बैठा और इसी दौरान उसने 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा रकम इम्पोस्टर को सौंपी। दरअसल ये राज्य मंत्री का कमरा है, ये विधानसभा स्थित जो सचिवालय है वहाँ पर उनको कमरा अलॉट है और इसी कमरे में जो ये वाला रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, उनके जो प्रधान निजी सचिव हैं वो और जो एक और निजी सचिव था वो, ये इधर से रास्ता जाता है और आप सामने देखिए, सामने ये दरवाज़ा है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती थी, सीधे यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर जो मंत्री का प्रधान निजी सचिव था वो बैठता था और वो अपने आप को दिखाता था इस तरीके से। एक इम्पोस्टर बैठता था अंदर जब लाया जाता था ठेकेदार को, या जिसने हम कहें कि एफआईआर दर्ज कराई है, और सारी बातचीत यही होती थी इसी कमरे के भीतर। और जब कोई बाहर का व्यक्ति देखिए विधानसभा में आएगा, सचिवालय में आएगा और इन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वाकई अंदर जो बैठा है वो असली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मिली भगत थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों के दौरान के वो कर्मचारी और अफसर हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त। मैं यह मानता हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो सपा बसपा की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं वह सरकारी नौकरी छोड़ करके नहीं गए हैं और उनके कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी मामले में किसी को बच करके नहीं जाने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको जो सजा का प्राविधान उसको सजा दी जाए। फिलहाल तो इस केस में अब तक 7 हाई प्रोफाइल नटवरलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज है। संतोष शर्मा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।